हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सेल डिवीजन। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सेल साइकिल। मैंने उसके 4 स्टेज बताए थे, G1, S, G2 और यम। यम फेज ही डिवीजन फेज है। यम फेज में ही हम सेल डिवीजन को पढ़ते हैं। तो G1 फेज क्या है, G2 फेज क्या है, यस फेज क्या है, ये आप बता दीजिए। और देन आफ्टर सेल साइकिल के बाद हमने सेल रेगुलेशन बताया था। सेल रेगुलेशन में हमने चेक पॉइंट बताया था। G1 चेक पॉइंट था, G2 चेक पॉइंट था और M चेक पॉइंट था। ये चेक पॉइंट क्या है, क्या आपको सभी लोगों को पता है? चेक पॉइंट के बारे में एक एक पॉइंट आप चेक पॉइंट के बारे में बताइए। फिर मैंने पॉजिटिव रेगुलेटर और निगेटिव रेगुलेटर बताया था, साइक्लिन के बारे में बताया था और साइक्लिन काइनेज के बारे में बताया था। ठीक, CDK, ठीक, इसके बारे में बताया था। आपको इन सब के बारे में पता है? अब आइए देखते हैं हम लोग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में देखिए, आज जो आपका यूनिट 4 है, इसमें आपका पहला टॉपिक जो देखेंगे आप सेल डिवीजन का दिया है। सेकंड टॉपिक में आपको देखेंगे वहाँ पे सेल साइकिल था। तो मैंने आपको सेल साइकिल पहले पढ़ा दिया है, इसका इम्पोर्टेंट था सेल साइकिल पढ़ना ना, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आपको 2 डिवीजन पढ़ना है, माइटोसिस। क्या क्या पढ़ना है बच्चों? एक पढ़ना है आपको माइटोसिस और दूसरा पढ़ना है मियोसिस। आज हम पहले माइटोसिस को पढ़ेंगे। देखिए, सेल डिवीजन में पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? माइटोसिस। सेल डिवीजन क्यों हो रही है? सेल डिवीजन क्यों हो रही है, अच्छा ये बताइए। पता है, जैसे ये एक पेरेंट सेल है, ये बड़ी सी सेल है ना, ये एक पेरेंट सेल है, तो इससे एक छोटी छोटी सेल बनेगी, ठीक है। तब जब ये इंटरफेज में जाएगी सेल, तो ये बड़ी सेल बन जाएगी, बड़ी सेल बन जाएगी। लेकिन इसका न्यूक्लियस छोटा ही रह पाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस छोटा ही रह जाएगा इनका न्यूक्लियस। तो देखिए, ये न्यूक्लियस ये पूरे सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है, न्यूक्लियो और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है, इसका घट जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस छोटा हो जाता है और साइटोप्लाज्म इसका ज़्यादा हो जाता है, तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इसका घट जाएगा और इनका जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाता है ना, साइटोप्लाज्म बड़ा हो जाता है, न्यूक्लियस छोटा हो जाता है। तो इसलिए सेल को डिवाइड होना पड़ता है, ताकि इनका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो समान हो जाए और एक जो न्यूक्लियस है उस पूरे सेल को ये कंट्रोल कर पाए। जैसे आप देखते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए डीएम होता है ना, और एक स्टेट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए सीएम है। देखिए, जब हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़ा हो जाता है तो डिवाइड कर दिया जाता है उसको ना। जैसे हमारे देखिए, जो हमारा स्टेट है उसमें इस टाइम दो, एक सीएम है, दो उप सीएम ना, है ना, वाइस सीएम है। तो वैसे ही, जैसे कोई मान लीजिए, जैसे एक राष्ट्र है, जैसे एक स्टेट है ना, ये स्टेट में एक सीएम होगा ना। अगर ये स्टेट एक सीएम से नहीं संभल रहा है तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। आपने देखा है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक। तो ऐसे ही सेल डिवाइड करती हैं, क्योंकि इनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो बहुत ही घट जाता है, ठीक है। तब देखिए, आप लोग सेल डिवीजन में आपको पहला पढ़ना है माइटोसिस ना, पहला पढ़ना है माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस पढ़ने से पहले पहले हम आपको माइटोसिस का ओवरऑल भूमिका बता रहे हैं। माइटोसिस में क्या होगा पता है आपको? माइटोसिस, हमने आपको बताया, ये कोई सेल है, ये अपना G1 कंप्लीट करके आया है, यस कंप्लीट करके आया है, G2 कंप्लीट करके आया है। अब यम फेज में ये डिवीजन करने जा रही है ना, यम फेज में ये डिवीजन करने जा रही है। तो यम फेज में ये डिवीजन करेगी। देखिए, डिवीजन में आपको 4 स्टेजेस पढ़ने होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक। 4 स्टेज आपको पढ़ने होंगे। तो मेटाफेज, सॉरी, जो ये माइटोसिस डिवीजन है, इसमें क्या होगा, जो कोई एक 2n सेल है, इसका जो क्रोमोसो 2n का मतलब है इनमें 46 क्रोमोसोम है। 2n 2n मतलब 23 पेयर है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम है। तो ये डाटर सेल डिवाइड करके डाटर सेल बनेगी, वो भी 2n ही बनेगा, ठीक। कैसा बनेगा? 2n ही बनेगा, अपने पेरेंट के ही सिमिलर होगा,
ठीक, जितना इसमें क्रोमोसोम होगा इतना इसमें भी होगा। ठीक, माइटोसिस डिवीजन में होता है एक सेल से दो सेल बन जाती हैं जो दोनों सेल अपने पेरेंट के बिल्कुल समान होती हैं, पेरेंट के बिल्कुल समान होंगी। इनका जैसे क्रोमोसोम का मटेरियल जैसे है, इनका जैसे ये है, सेम इनका भी ऐसे होगा। ठीक, ये दोनों सेल आइडेंटिकल होंगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जो मियोसिस होता है, आपको यही थोड़ा सा डिफरेंस बता दें, मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती हैं, और ये 2n है, ये सेल n होती है, इनका क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। यहाँ 46 क्रोमोसोम अगर ह्यूमन की बात है तो यहाँ पे 23, 23, 23, 22। और माइटोसिस में ये जो सेल बन रही है ना, ये पेरेंट सेल से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट हुई ना, क्योंकि यहाँ पे 2n था, यहाँ पे n हो जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है, आपको हमने बता दिया ना इंट्रोडक्शन वाले टाइम पे ही। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग माइटोसिस। माइटोसिस का पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देखिए। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस डिवीजन इज ए प्रोसेस। Mitosis division is a process in which single cell divided into two daughter cell. Mitosis division में क्या होता है, एक सिंगल सेल दो डाटर सेल में डिवाइड हो जाती है। कितने डाटर सेल में डिवाइड होगी? दो डाटर सेल में डिवाइड होगी। And each daughter cell contains same number of chromosome as in their mother cell. जैसे उसके मदर सेल में, मदर सेल बोल दीजिए या फिर पेरेंट सेल बोल दीजिए, ये है ना, इसी से जोन डिवाइड हो रही है, इसी के इसलिए मदर सेल बोल रहे हैं। जैसे इनका क्रोमोसोम अगर 2n है तो इसमें भी 2n ही होगा। ठीक, माइटोसिस डिवीजन ऑलवेज अकर्स इन सोमैटिक सेल ओवर वेजिटेटिव सेल। देखिए, जो ये माइटोसिस डिवीजन होता है ना, ये हमेशा सोमैटिक सेल में ही पाया जाता है ना। ये रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल में नहीं पाए। जर्म सेल क्या है? स्पर्मा और ओवा, इसमें माइटोसिस डिवीजन नहीं होता है। उसमें जो जर्म सेल होंगी, जर्म सेल होगा ना, उसमें मियोसिस डिवीजन होता है। जैसे जर्म सेल हुई, वो स्पर्म बनाएंगी जर्म सेल में, तो उसमें होगा मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो मियोसिस किस में होगा? जर्म सेल में। लेकिन जो सोमैटिक सेल होंगी, जर्म सेल क्या है? जो हमारे रिप्रोडक्शन में स्पर्म और ओवा को बना रही हैं। ठीक, जो जर्म सेल क्या है? जो स्पर्म और ओवा को बना रहे हैं। आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम आपको बताएंगे, अगर आपके टॉपिक में होगा तो। वहाँ पे आप देखते हैं जर्म सेल 2n होती है, वो डिवाइड करके स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म बनाएगी, जो कि 4 स्पर्म बनेगी, ये भी n होंगे। और जो ओवा को बनाने वाली जर्म सेल होगी, वो oogenesis के द्वारा एक ओवा बनाती है। इसमें भी माइटोसिस डिवीजन होता है और 3 पोलर बॉडी बनता है। एक ओवा बनेगी और 3 पोलर बॉडी बनेगी, यहाँ तीनों स्पर्म बनते हैं। ठीक, तो माइटोसिस डिवीजन किस में होता है? ये सोमैटिक सेल या फिर वेजिटेटिव सेल में होती है। सोमैटिक सेल का मतलब क्या है? ये जो हमारे वेजिटेटिव शारीरिक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, रिप्रोडक्टिव करेक्टर को छोड़ के, जो हमारे वेजिटेटिव करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये वेजिटेटिव सेल या फिर सोमैटिक सेल में होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ना। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होके एक एडल्ट बनता है, तो इसकी सेल डिवाइड करती है ना। बिना सेल डिवीजन के लोग तो बड़े तो होंगे नहीं, तो सेल में डिवीजन होता है। अब देखिए, जो माइटोसिस डिवीजन है इनका 4 स्टेप या 4 फेज में कंप्लीट होता है। आपको तो पता है ये फेज क्या क्या है। पहला है प्रोफेज, सेकेंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज, 4 है टीलोफेज। तो 4 स्टेज में कंप्लीट हो रहे हैं, उनका नाम क्या क्या है? आप लोग लिखिए एक बार मेरे साथ, क्या क्या है बताइए। पहला है प्रोफेज, सबको याद है ना। मेटाफेज, अगला क्या है? टीलोफेज, नेक्स्ट क्या है? एनाफेज। ठीक बच्चा, तो इनका जो प्रोफेज है ना, प्रोफेज देखिए, प्रोफेज क्या है? इट इज फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस का फर्स्ट फेज है और यही इसका लार्जेस्ट फेज है। जो चारों स्टेज में ये सबसे लार्जेस्ट फेज होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये लार्जेस्ट फेज है, यहाँ पे नोट्स में नहीं लिखा गया है। ठीक, और माइटोसिस को किसने खोया था? W.M. फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने खोया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने माइटोसिस को खोजा था। ठीक, प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में देखिए, जैसे ये एक सेल है,
इसके पास इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ये इसका न्यूक्लियोलस है ना, और ये इसका क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में ही इसका डीएनए होगा। तो आप जानते हैं प्रोफेज में क्या होगा, जो इसका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सेल का, वो थोड़ा थोड़ा डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, और न्यूक्लियोलस जो इसका है ये भी डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो इनका क्रोमोसोम है वो 4 क्रोमेटिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी 2 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम है, ये आगे 4 क्रोमेटिड वाला क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और इसमें स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है। सेंट्रियोल भी यहाँ पे शुरू हो जाता है बनना। सेंट्रियोल तो बन गया ना, स्पिंडल फाइबर आ जाता है यहाँ, ठीक है। तो इतना सारा स्ट्रक्चर आपको प्रोफेज में देखने को मिलेगा। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे इसका डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। जो क्रोमैटिन, इनका जो क्रोमोसोम था 2 क्रोमैटिड वाला था, अब ये 4 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम स्टार्ट हो रहा है बनना। ठीक, ऐसे ही सब क्रोमोसोम में भी ये चेंजेस होगा ना। इनके पास तो अगर ह्यूमन का केस है तो 23 पेयर क्रोमोसोम में है ना, सब क्रोमोसोम ऐसे ही होगा, सब क्रोमोसोम ऐसे होगा। तो हम एक क्रोमोसोम को आपको अच्छे समझने के लिए देख रहे हैं, ठीक, एक क्रोमोसोम का ही बस हम बात करेंगे। तो क्या हुआ इसमें देखिए आप लोग, पहले फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस डिवीजन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है। जो सेंट्रियोल है मूव्ड टुवर्ड अपोजिट पोल, जो इसका सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल हमने आपको पढ़ाया था ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल बताया था ना, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल इनका अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये पोल है इनका ना, जैसे ये सेल है, ये इसका बीच वाला इक्वेटर हो गया, ये एक पोल, ये एक पोल। जैसे आप अर्थ धरती, अर्थ देखते हैं ना पृथ्वी, ये इसका इक्वेटर होता है, ये पोल होता है एक, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। वैसे ही सेल का ये इक्वेटर है, बीच वाला पार्ट है, ये पोल, इसको बोलेंगे पोल। तो क्या करेगा, सेंट्रियोल पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, सेंट्रियोल पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक, तो यही है। और आगे देखिए क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम द सेंट्रियोल। इस सेंट्रियोल जो है इससे स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, इस सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स एंड सेंट्रोमर मियर बिकम विजिबल। जो क्रोमोसोम इनका है एक लंबा सा क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में है ना, इसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और जो इसका सेंट्रोमियर है ये विजिबल हो जाता है। सेंट्रोमियर क्यों विजिबल होता है, क्योंकि इसी से स्पिंडल फाइबर जुड़ने वाला है। क्या होने वाला है, इसी से स्पिंडल फाइबर जुड़ने वाला है। जब मैंने आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया था वहां पे मैंने सेंट्रोमियर के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है, जिसने नहीं देखा होगा जाकर कवर कर लीजिए। ठीक, एक सांस में। ठीक, देखिए ये आपको एक पूरा दिखाया गया है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ठीक है, तो प्रोफेज में देखिए यहाँ पे दिखाया गया इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो रहा है, और न्यूक्लियोलस इसका डिस्ट्रॉय हो चुका है ना, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। और ये देखिए ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं, ये सेंट्रियोल इनका अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो रहा है। अभी तक यहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंच जाएगा तो अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा। ठीक, और देखिए ये क्रोमोसोम है, देखिए ये देखिए ये इनका क्रोमोसोम है। ऐसे अगर ह्यूमन सेल है 23 ऐसे ही क्रोमोसोम होंगे। ठीक, 1 का 1 पेयर होगा, ये एक का एक पेयर है ना, दूसरे का दूसरा पेयर है, ऐसे तीसरा होगा उसका भी 2 पेयर होगा, चौथा होगा 2 पेयर नहीं 1 पेयर होगा ना, पांचवा क्रोमोसोम होगा उसका भी 1 पेयर होगा ना। ऐसे से हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे, मतलब 46, प्रत्येक का एक एक पेयर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको। ये मान लीजिए पहला क्रोमोसोम है इसका 1 पेयर है ना, दूसरा क्रोमोसोम है ये दूसरा पेयर 1 पेयर इसका भी है, तीसरा क्रोमोसोम होगा उसका भी एक एक पेयर होगा। तो ऐसे अगर ह्यूमन सेल डिवाइड होगी तो उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम है, सब क्रोमोसोम के साथ यही होगा। ठीक, तो प्रोफेज की बात हो गई यहाँ पे। जब मेटाफेज की बात आएगी तो मेटाफेज में दिखाएंगे हम आपको फिगर। प्रोफेज का मैंने एक सिंगल आपको लिया है फिगर, देखिए ये प्रोफेज एक कोई सेल है ना, ये सेल है,
इसमें क्या हो रहा है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप लोग देख रहे हैं डाट डाट में है, जो कि डिस्ट्रॉय होना शुरू हो रहा है। और क्रोमोसोम इनका देखिए, क्रोमोसोम अब कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, इनका क्रोमोसोम और कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। और जो इनका सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का देख रहे हैं आप लोग, ये बल्ज हो रहा है, दिखना हो शुरू हो जा रहा है। और जो ये स्पिंडल फाइबर है, ये सेंट्रियोल से अटैच होना स्टार्ट हो गया है। स्पिंडल फाइबर पहले सेंट्रियोल से अटैच हो जाएगा, फिर आके ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक, ये देखिए, ये देखिए इसका सेंट्रियोल है, ये इसका सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल है, ये एक अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जा रहा है, और स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से अटैच हो चुका है। ठीक, ये सेल है, फिर से देखिए ये सेल है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस है, और ये क्रोमोसोम इनका है। अब आगे देखिए, आप लोग इतना समझ गए। अब देखिए, जो इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई, और न्यूक्लियोलस यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। ये भी क्रोमोसोम देखिए इनका विजिबल हो गया है, और कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। सेंट्रोमियर इनका विजिबल हो जाएगा ना, ये सेंट्रोमियर दिखा गया है। और स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे देखिए, ये इस पोल पे जाना शुरू कर दिया है, ये इस पोल पे जाना शुरू कर दिया है। स्पिंडल फाइबर ये सेंट्रियोल से ऐसे अटैच हो गए हैं। ठीक, ओके, इतना सब प्रोसेस प्रोफेज में हो रहा है। अब आइए नेक्स्ट देखिए आप लोग, प्रोफेज के बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है प्रोफेज के बाद, सेकंड स्टेप है मेटाफेज। क्या है बच्चों, मेटाफेज। प्रोफेज के बाद, प्रो मतलब पहले, फर्स्ट फेज है ये, मेटाफेज इनका सेकंड फेज है। मेटाफेज सेकंड फेज, ठीक है। इट इज सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। ये क्या है, माइटोसिस का सेकंड फेज है, माइटोसिस डिवीजन। इन दिस फेज क्रोमोसोम सिचुएटेड एट इक्वेटर। कोई सेल है, कोई राउंड होगा, गोला होगा, उसका इक्वेटर तो ये बीच वाला ही होगा ना। जैसे मान लीजिए अगर ये सेल चौक ऐसे रेक्टेंगुलर है, तभी ये बीच वाला इसका इक्वेटर है, तो क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पे अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, इक्वेटर में बीच में। ठीक, ऐसे 23 पेयर जो क्रोमोसोम है ह्यूमन के केस में, ऐसे इक्वेटर पे सब अरेंज हो जाएंगे। ठीक, और ईच क्रोमोसोम 4 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड करे होगा ना, 2 क्रोमेटिड वाला होगा, और इसके 4 आर्म होंगे, 1 2 3 4। ऐसे हमारा जो 23वां क्रोमोसोम है, सॉरी 46 क्रोमोसोम है, ये 4 क्रोमेटिड वाला हो जाएगा। ठीक, 4 क्रोमेटिड वाला हो जाएगा। ये मैं ह्यूमन की केस लेके बता रही हूँ। ठीक, लेकिन हम लोग इजी समझने के लिए ओनली 1 2 क्रोमोसोम को दिखाते हैं। तो ऐसे ही हमारा 23वां पेयर क्रोमोसोम 4 क्रोमेटिड वाला हो जाएगा। इन दिस पेज क्रोमोसोम एक्स शेप्ड, आप देख रहे हैं क्रोमोसोम एक्स शेप्ड तो हो ही गया है ना, ये एक्स शेप्ड हो गया है क्रोमोसोम। सेंट्रियोल सिचुएटेड एट द अपोजिट पोल। अब सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच चुका है, और क्रोमोसोम कहाँ पे, इक्वेटर पे पहुंच चुका है। क्रोमोसोम इक्वेटर पे है, और सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे। सेंट्रियोल कहाँ है बच्चों, अपोजिट पोल पे। ये सेंट्रियोल हो गया अपोजिट पोल पे। और स्पिंडल फाइबर, ये सेंट्रोमियर से, ये जो अब तक सेंट्रियोल से अटैच था ना स्पिंडल फाइबर, अब इस सेंट्रोमियर से भी ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। ये इसका सेंट्रोमियर है। अब ये स्पिंडल फाइबर इस सेंट्रोमियर से भी अटैच हो चुका है। ठीक, जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है उससे अटैच हो चुका है। और क्या हुआ है, और क्या करता है, ये जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम को अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा है। ठीक, जैसे देखिए ये सेंट्रियोल हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया ना, ऐसे, और इसी से स्पिंडल फाइबर इससे लगा है। तो ये वाला सेंट्रियोल देखिए, इस पे पोलैरिटी डेवलप होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव में रिपल्सन होता है ना, प्रतिकर्षण होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो रिपल्सन नहीं होगा एक तरफ, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूसरे ना, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या फिर निगेटिव निगेटिव होंगे। निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, पॉजिटिव और निगेटिव में आकर्षण होता है। तो क्या करेंगे, ये जो सेंट्रियोल है ये क्रोमोसोम को अपने अपने साइड, ये अपने साइड खींचेगा, ये अपने साइड खींचेगा ना, यहाँ पे सेंट्रोमियर से ये लगा है। ठीक है, अपने साइड खींचना स्टार्ट कर देता है। आइए दिखाते हैं आपको मेटाफेज वाला स्टेज। देखिए मेटाफेज का स्टेज आपको दिखाया गया है। ये देखिए इनका एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल से ये स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच है, ये इनका स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, अगर एनिमल का केस है यहाँ पे चल रही है, अगर सेंट्रियोल है तो एनिमल का केस सेल के बारे में बताई जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा,
मेटाफेज ये प्लेट है, ये इनका इक्वेटर है, इसी पे आके सारे के सारे क्रोमोसोम देख रहे हैं ये अटैच हो गए, अलाइंड हो गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेगा सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम के अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो क्या होगा इनका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो ये क्रोमोसोम को सब लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्रोमोसोम का यहीं से ऐसे ही स्प्लिटिंग हो जाएगा, ऐसे 20 से क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो क्रोमोसोम कहेगा भैया आप लोग हमको खींच रहे हैं, दोनों लोग के पास बराबर का बराबर फोर्स है ना, बराबर बराबर फोर्स है, तो भैया कोई कम ज़्यादा नहीं है। ये भी मान लीजिए 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये भी 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फोर्स लगा के क्रोमोसोम को खींच रहे हैं। तो क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि भैया दोनों का फोर्स बराबर है, कोई कमजोर नहीं पड़ रहा है, कोई सेंट्रियोल कमजोर नहीं पड़ रहा है। तो क्रोमोसोम सोचता है भैया हम ही कमजोर पड़ जाए, हम ही 2 भागों में डिवाइड हो जाए। तो ये जो क्रोमोसोम है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो क्रोमोसोम है इसका ऐसे लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो जाती है, तो 2 क्रोमोसोम बन जाता है ना। ये एनाफेज में होगा, अभी तो मेटाफेज में ये लोग इक्वेटर पे अटैच्ड हो गए हैं। सॉरी, मेटाफेज में ये क्या हुआ, जो सेंट्रियोल है वो क्रोमोसोम को अपोजिट पोल में खींचना स्टार्ट कर देता है, यही है आपका मेटाफेज, ठीक। अब एनाफेज में क्या होगा, इट इज थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस, ये माइटोसिस का थर्ड फेज है। इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए इन दिस फेज क्रोमेटिड स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली एंड क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। अब ये क्रोमेटिड लॉन्गिट्यूडनली ऐसे टूट जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो गया, दोनों ये एक 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 दूसरे पोल पे चला जाएगा, एक दूसरे पोल पे, ठीक। इन दिस फेज क्रोमोसोम इज एल शेप्ड या वी शेप्ड या जे शेप्ड। सेंट्रोमियर इज ऑफ क्रोमोसोम सिचुएटेड टुवर्ड्स पोल, जो इनका सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का होगा वो पोल की साइड होगा, ऐसे इसी क्रोमोसोम लगा है, ऐसे आप देखेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगी। और जो क्रोमोसोम का आर्म है वो इक्वेटर, ये इक्वेटर का है, ये इक्वेटर के साइड होगा, ठीक है, यही कहा गया है। अब क्रोमोसोम आप देख रहे हैं ना, यल शेप्ड या जे शेप्ड दिख रहा है, मैंने शेप ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बताया था आपको, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, इकोसेंट्रिक ना। तो इनका जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरह हो जाएगा, और जो इनका क्रोमोसोमल आर्म है वो इक्वेटर की तरह है। ड्यू टू शार्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मूव नियर सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल की शार्टनिंग भी हो जाती है उस टाइम। देखिए एनाफेज आपको दिखाया गया है, पहले माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ तक फैला था ना, अब माइक्रोट्यूब्यूल का देख रहे हैं शार्टनिंग हो गई, माइक्रोट्यूब्यूल छोटा हो गया, तब ये क्रोमोसोम को, ये देखिए क्रोमोसोम जो इनका सेंट्रियोल है ना, ये क्रोमोसोम ये दोनों से स्प्लिट हो गए, ये यहाँ एक साइड आ गया, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक पोल पे हो गए, ये दूसरे पोल पे हो गए, ठीक। और जो इनका सेंट्रियोल देख रहे हैं आप लोग, सेंट्रोमियर देख रहे हैं, वो पोल के साइड है, और इनका आर्म जो है वो इक्वेटर के साइड है, ठीक। ये हो गया मेटाफेज। अब आप लोग देखिए टीलोफेज, आपको मेटाफेज ऊपर वाले फिगर में दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, देखिए ये मेटाफेज में देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम इक्वेटर पे सब आके अटैच हो गए हैं, यहाँ इनका सेंट्रियोल है, ये स्पिंडल फाइबर है, ठीक। और एनाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में देखिए स्प्लिट हो गया ना क्रोमोसोम, देखिए 2 आर्म वाला, 2 आर्म वाला, ये ऐसे अलग हो गया, ठीक। ये है एनाफेज, ओके। अब यह टीलोफेज में क्या होगा, सेल बीच में सेल फरो द्वारा, एनिमल सेल होगा सेल फरो द्वारा डिवाइड करेगी ना, और प्लांट सेल रहते सेल प्लेट मेथड से, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब फिर से आ जाएंगे, ओके। अब देखिए आप लोग एनाफेज, ठीक। ये आपका पता है, ये आपका गलत फिगर है, इस फिगर को मेंशन मत करिएगा, ठीक है। जब आपको हम नोट्स देंगे इस फिगर को हटा देंगे। ये आपको पता है मियोसिस की बात है, मियोसिस का ये एनाफेज है, ठीक। ये आपका गलत फिगर है। अब देखिए टीलोफेज में क्या हुआ, इट इज लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस डिवीजन, ये माइटोसिस डिवीजन का लास्ट फेज है। इन दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस रीअपियर, स्पिंडल फाइबर disappear, cell becomes elongated, constriction occurs from middle,
से आप देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी, न्यूक्लियोलस फिर से आ जाएगा, स्पिंडल फाइबर जो बना था प्रोफेज में। देखिए टीलोफेज क्या है, रिवर्स आप प्रोफेज। प्रोफेज में जो जो प्रोसेस हो रहा है उसी का रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया था, यहाँ न्यूक्लियोलस आ गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहाँ पे डिसअपियर था, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। ठीक, स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में बन रहा था, यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है। ठीक, यहाँ सेल इलांगेटेड हो जाती है और बीच से इनके कंस्ट्रक्शन बनना शुरू हो जाता है। पहले इनका कैरियोकाइनेसिस होगा, जो इनका न्यूक्लियस है वो दो भागों में डिवाइड होगा, और फिर साइटोकाइनेसिस होके एक पेरेंट सेल से दो डाटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, ये आपको टीलोफेज दिखाया गया है। देखिए टीलोफेज, देखिए यहाँ से कंस्ट्रक्शन हो धीरे धीरे हो जाएगा, यहाँ से सेल फॉर्मेशन के द्वारा ये बन रहा है। जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, दो सेल एक दूसरे में डिवाइड हो जाएंगे। इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगा, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में फिर कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। अभी क्रोमेटिन थ्रेड था, अब ये क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक, यही है आपका डिवीजन, सेल डिवीजन में माइटोसिस डिवीजन। ठीक बच्चा, इस फिगर में पता है आपको क्या गलत है? सब चीज़ सही है, सब चीज़ एवरीथिंग इज राइट, बट यहाँ पे जो क्रोमेटिड 4 वाला है ये सिंगल वाला रहेगा। अगर ये सिंगल वाला था तो सही है, ये सही है, लेकिन ये 4 वाला नहीं रहेगा, 4 वाला मियोसिस में रहेगा। ठीक, हमने अभी बताया ना, ये क्रोमोसोम ये 4 क्रोमेटिड वाला 2 क्रोमेटिड वाला था, यहाँ से स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग हो गई तो सिंगल वाला ही रहेगा ना। इस फिगर को आपको मेंशन नहीं करना है। ठीक, देखिए आपको एक बार पूरा यहाँ पे दिखा दे, पहले ये वाला फिगर एक साथ। प्रोफेज में आपने देखा क्या क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमोसोम मेटाफेज पे इक्वेटर पे अटैच हो जाएंगे, और सेंट्रियोल क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए, क्रोमोसोम को एक दूसरे पोल पे खींचना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया। ठीक है, क्रोमोसोम दो भागों में डिवाइड हो गया। टीलोफेज में क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन हो गया, और प्रोफेज में जो जो चीज़ें डिसअपियर हुई थी वो वापस आ गई। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए एक ये हाथ के द्वारा बनाया गया फिगर है, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए। पहले प्रोफेज में देखिए क्या हो रहा है, प्रोफेज में ये सेल है, सेल में देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, सेंट्रियोल इसका अपोजिट पोल पे जा रहा है, और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो रहा है। ये क्रोमोसोम मोर थिक होने जा रहा है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पेज में यहाँ दो ही क्रोमोसोम को लेकर दिखाया गया है। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या हो रहा है, अब क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गया है, क्रोमोसोम बीच में आ गया इक्वेटर पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया ना, तो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गया, अब क्रोमोसोम फ्री रूप से साइटोप्लाज्म में है। अब क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गया, देखिए यहाँ पे इक्वेटर पे आ गया है। जो सेंट्रियोल है, दोनों सेंट्रियोल है ना, जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रियोल से भी और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से भी अटैच हो गया है ना, दोनों जगह से अटैच हो गया। देखिए क्रोमोसोम सिचुएटेड एट इक्वेटर, स्पिंडल फाइबर ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से भी अटैच हो गया, सेंट्रियोल से पहले से ही अटैच था। अब सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे है, ये एक पोल पे, ये एक पोल पे है, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है और ये क्रोमैटिड है। ठीक, इतना हुआ मेटाफेज में। एनाफेज में देखिए क्या हो रहा है, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, क्रोमोसोम देखिए एक पोल पे ये हो गया, एक पोल पे ये हो गया, दोनों एक एक पोल पे चले गए। अब टीलोफेज में क्या होगा, बीच से कंस्ट्रक्शन बनना शुरू हो जाएगा, फिर जो जो प्रोसेस जो जो चीज़ें प्रोफेज में डिसअपियर हुई थी वो वापस आना शुरू हो जाएंगी। देखिए क्रोमोसोम इनका ये है, 1 आर्म वाला 2 क्रोमेटिड वाला, एक क्रोमेटिड वाला 2 आर्म वाला आ गया ना क्रोमोसोम, जो मैंने स्टार्ट में दिखाया था आपको वही वाला आ गया। बीच में ये वाला स्टेज आई थी, अब बाद में ये वाला स्टेज आ गई है। ओके, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा, बीच में कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए एक सेल से दो डाटर सेल डिवाइड हो गई, दोनों का 2n ही है। ठीक, ये हो गया आपका माइटोसिस डिवीजन। यहाँ पे देखिए एक और फिगर हम दिखा रहे हैं आपको, एक क्रोमोसोम इसका ये सेंट्रियोल है, ये इंटरफेज की बात हो रही है, अभी सेल इंटरफेज में है। अब प्रोफेज में जब जाएगी ये सेल तो ये क्रोमोसोम पेयर हो जाएगा, पेयरिंग है ना। अब मेटाफेज में देखिए ये अपोजिट पोल पे
चले गए ना, इक्वेटर पे हैं। एनाफेज में क्या होगा, इसको अपोजिट पोल पे घिसना स्टार्ट कर देगा, ये अलग अलग हो गए। देखिए ये इक्वेटर पे प्रेजेंट है, यहाँ पे अलग हो गए। और टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में कंस्ट्रक्शन होके ये 2 डाटर सेल में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया माइटोसिस ना। अब देखिए जो 2 डाटर सेल बनी है, 2 डाटर सेल ये बनी है ना, दोनों डाटर सेल, अब ये जाएंगी इंटरफेज में, क्योंकि अभी नई नई बनी है ना, इनमें बहुत सारा डेवलपमेंट होना बाकी है, ऐसा कि नहीं बन गई है पूरा डेवलपमेंट हो गया है। ये जाएंगी जीवन फेज में, अपना फिर भैया ग्रोथ करेंगी ना, और साइज में बड़ी होंगी, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगी, आरएनए बनाएंगी, एंजाइम वगैरह, साइटोप्लाज्म बढ़ाएंगी, सब कुछ बना लेंगे। तो यस फेज में जाके ये अपना डीएनए और सिंथेसिस करेंगी, जो डीएनए इनका एन है ना, मान लीजिए 2C है, डीएनए सिंथेसिस करके 4C कर लेंगे, दुगुना कर लेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन होगा। ठीक है, रिप्लिकेशन इसी एस फेज में होगा। डीएनए की एक कॉपी से 2 कॉपी बन जाती है, इसी को बोल देंगे डीएनए रिप्लिकेशन। तो डीएनए रिप्लिकेशन इसी एस फेज में कोशिका करेगी, रिप्लिकेशन करेगी, फिर वो G2 फेज में गई, G2 फेज में जाएगी, फिर वहां से भैया G2 फेज में और ग्रोथ करेगी, और भी एंजाइम वगैरह सब कुछ बना लेगी ना, जो सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड नहीं बनाई थी ना, वो सब बना लेगी। जब ये सब कर लेगी तो सेल का इंटरफेज खत्म हो गया, अब सेल जाएगी डिवीजन फेज में। डिवीजन फेज में सेल जाके अब डिवाइड करिए, फिर ये साइकिल चलने लगेगी। ठीक, आपको एक साइकिल की तरह दिखा दें। देखिए ये सेल डिवाइड होके आई, फिर ये ये कोई सेल है ना, पहले ये सेल दिखा दें। ये सेल डिवीजन में गई, 1 से 2 बन गई। अब ये सेल जाएंगी इंटरफेज में, या फिर कर लीजिए आप सेल साइकिल। फिर ये जाएंगी डिवीजन फेज में, फिर 1 से 2 बनेंगे, फिर ऐसे चलता रहेगा। ओके बच्चा, अब देखते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन का क्या सिग्निफिकेंस है, आपको अच्छे समझ में आ गया। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में। हमको लग रहा है आपको आज माइटोसिस माइटोसिस से डर नहीं लग रहा होगा ना, डर लग रहा है कि नहीं, नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है। आशा करेंगे आपको मियोसिस भी बहुत अच्छे समझ में आए ना। ठीक, अब देखिए आप लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस, देखिए माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन एन एडल्ट। आप देखेंगे जो स्पर्म, ये स्पर्म है और ओवा, इसके फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा, ये 2n है, इसमें होता है क्लीवेज। जो क्लीवेज होता है एक टाइप का माइटोसिस डिवीजन ही है, बस इतना फर्क है, उसमें सेल की साइज नहीं बढ़ती है, जो सेल है वो छोटी छोटी होती चली जाती हैं। ठीक ना, तो ये माइटोसिस क्या करता है, यहाँ डिवीजन कर करके इसको एडल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, जाइकोट को एडल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक, जब क्लीवेज हो जाएगा ना, मार्फोजेनेसिस हो जाएगा, उसके बाद सब माइटोसिस डिवीजन ही ना। जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता ही, चाहे वो क्लीवेज वाला हो चाहे अदर हो। तो माइटोसिस में क्या होगा, डेवलपमेंट होता है एडल्ट का, जाइगोट से एडल्ट का डेवलपमेंट माइटोसिस के द्वारा ही होता है। माइटोसिस में क्या होता है, आपने देखा जो 2n वाली सेल थी, उस वो डाटर सेल भी 2n थी। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो देखिए मियोसिस में क्या होता है, एन सेल बनती है, तो ये 2n बनाई, तो माइटोसिस डिवीजन क्या करता है, इसके 2n को बनाए रखता है। ठीक, जो इसका क्रोमोसोम 46 है, इसको बनाए रखता है। अगर माइटोसिस नहीं होता, मान लीजिए मियोसिस डिवीजन ही होता, तो एक डिवीजन में 23 हो जाता है यहाँ पे, फिर ये डिवीजन का 23 का हाफ हो जाता है। 23 का हाफ कितना होगा, 11 दूनी 22, 11.5, यहाँ 11.5 वाला आ जाएगा, फिर ये आगे डिवीजन करता तो 5.5 वाला समथिंग आ जाता। तो ऐसे से सेल में क्रोमोसोम ही नहीं बचता ना, ऐसे ही होता ना, क्योंकि हाफ कर दे रहा है। तो माइटोसिस डिवीजन क्या करता है, ये सेल में क्रोमोसोम की इक्वलिटी को बनाए रखता है, 2n बनाए रखता है। ठीक, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफिनिट शेप एंड प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। किसी मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, ये पैदा हुआ, तो ये बड़ा बनेगा, तो उसमें माइटोसिस डिवीजन ही होगा ना, सेल बढ़ेंगे तभी ना, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये माइटोसिस डिवीजन हेल्प करता है। इट मेंटेन कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे ह्यूमन की, जो ह्यूमन है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे इंडिया का, चाहे
पाकिस्तान का हो, सब में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस के द्वारा ही बनते हैं। ठीक, नहीं तो भैया क्या पता किसी में क्रोमोसोम ना बचे। ओके, प्लांट में क्या होता है, माइटोसिस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट एंड इन द रिपेयरिंग ऑफ डैमेज्ड पार्ट। किसी प्लांट में देखेंगे कोई डैमेज पार्ट उनका हो जाता है ना, तो उस डैमेज पार्ट को बनाने में, जैसे लीफ फ्लाल गिर उड़ जाती हैं, तो नई पत्तियां माइटोसिस के द्वारा ही बनती हैं। ठीक, माइटोसिस हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें माइटोसिस हेल्प करती है। माइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पे कोई रिकम्बिनेशन नहीं होता है, सेग्रीगेशन नहीं होता है। इन द प्रोसेस इट हेल्प मेंटेन द प्योरिटी ऑफ टाइप। प्योरिटी ऑफ टाइप का मतलब क्या है, जैसे इसका पेरेंट है वैसे सेम इसका डाटर सेल होगा ना, ये जैसे इसका मदर सेल है या पेरेंट कह लीजिए, वैसे सेम इसका डाटर सेल होगा। लेकिन म्योसिस में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे सेग्रीगेशन हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, इसलिए जो अगर वहाँ पे 2n था, यहाँ पे ये सब n हो जा रही थी। ठीक, तो ये क्या करता है, यहाँ पे माइटोसिस में कोई सेग्रीगेशन क्रॉसिंग वगैरह वगैरह नहीं हो रहा है, इसलिए ये गैमेट की प्योरिटी को बनाए रखता है। ठीक बच्चा, दैट्स ऑल अबाउट माइटोसिस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मियोसिस के बारे में। थैंक यू सो मच बच्चों। हाँ, आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू।